क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहां पर अभी तक हमने देखा कि वाई देयर इज अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है, 2 किंगडम सिस्टम क्या होता है, 3 किंगडम सिस्टम क्या होता है, 4 किंगडम सिस्टम क्या था, 5 किंगडम सिस्टम क्या है, और डोमेन क्या होता है, और 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, उसको हमने देखा। फिर हमने बात की थी मोनेरा के बारे में कि आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स क्या होते हैं, हेलोफिल्स क्या होते हैं, मीथेनोजन्स क्या होते हैं, उनको देखा हमने। ठीक। तो हम ओवरऑल हमने आपसे कहा था बेटा कि जो प्रोक्रियोटिक है उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करने में। जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था उसको उन्होंने ऑक्सीडाइजिंग में कन्वर्ट किया, मतलब फ्री ऑक्सीजन जो वायुमंडल में प्रेजेंट नहीं थी उसको रिलीज किया। किसने रिलीज किया? पहले फोटो ऑटोट्रॉफ ने। और जो पहले सनलाइट का इस्तेमाल करने वाले जो पहले फोटो ऑटोट्रॉफ थे वो थे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी थे वो। ठीक है, तो हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर बात किया। हमने बात किया किसके बारे में बेटा कि साइनोबैक्टीरिया ऐसे जीव होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स भी कर सकते हैं और ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, इस अर्थ पर पहली बार ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम किसने किया था? वो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी ने किया था। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वाटर के टूटने से यूज होती है। ठीक है, ध्यान से बात सुनेंगे बेटा। पहले यानी जो शुरुआती बैक्टीरिया थे, मतलब ये है कि साइनोबैक्टीरिया के पहले जो बैक्टीरिया थे वो भी फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम थे, लेकिन वो H2O की बजाय वो H2S यूज करते थे। वो बजाय जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के वे हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते थे, इसलिए वो सल्फर को रिलीज करते थे। ठीक है, तो जो जब वाटर का इस्तेमाल किया गया ऑक्सीजन में, तब जो है वो वाटर का जब इस्तेमाल किया गया किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, तब ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ठीक है, ये काम पहली बार कब हुआ? ये साइनोबैक्टीरिया में या ब्लू ग्रीन एल्गी में पहली बार इसको देखा गया। क्लियर? कोई डाउट नहीं इस बारे में। अच्छा बेटा, आप ये बताएंगे मुझे कि जो 3 डोमेन हैं उनके नाम बताएंगे। आपको क्वेश्चन है आज आप कमेंट में इसका आंसर लिख भेजेंगे कि जो 3 डोमेन हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जो डोमेन सिस्टम को यदि हम मानते हैं तो 3 जो डोमेन हैं उनके नाम क्या हैं वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है ना? क्लियर? फिर आपको ये बताना है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उनमें ब्लू कलर का कारण क्या है और ग्रीन कलर का कारण क्या है। तो विच पिगमेंट इज गिविंग द ब्लू टिंच एंड विच पिगमेंट इज गिविंग द ग्रीन टिंच। ठीक है, यानी ब्लू ग्रीन का मतलब है कि एल्गी जो है वो आपको ब्लू और ग्रीन कलर की दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ब्लूइश कलर का कारण क्या है और जो है ग्रीन कलर का कारण क्या है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमेटिड एडॉप्टेशन। कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमेटिड एडॉप्टेशन क्या होता है, इसका भी आप मुझे उत्तर लिख भेजेंगे। याद आया कि नहीं आया? सोचो जरा, सोचो, पढ़ाया हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमेटिड एडॉप्टेशन क्या होता है। चलिए अब लौटते हैं हमारे मुद्दे पर, जहां हमने पिछले लेक्चर में बात खत्म की थी कि हमें एक साइनोबैक्टीरिया को थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा, वो है नॉस्टॉक। अब आप बोलोगे सर इसके बारे में एनसीईआरटी में तो डिटेल में दिया नहीं गया है, फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो डिटेल में? क्योंकि बेटा एमसीक्यू आया हुआ है यहाँ पे, यानी नॉस्टॉक से एमसीक्यू आया हुआ है, मतलब साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू एल्गी है उसमें जो भी क्वेश्चन आता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो नॉस्टॉक से ही ड्राइव होता है, इसलिए हमें इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि आज का जो लेक्चर है नॉस्टॉक के ऊपर, वो तो एक प्रकार से समझ लीजिए आप कि एक तरीके से एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर के समान है। इसमें कई सारी इंफॉर्मेशन ऐसी मैं आपको बतलाऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यदि हम नॉस्टॉक का वर्गीकरण में स्थान देखें तो हम पाते हैं कि डिवीजन इसका क्या होता है बेटा? साइनोफाइटा होता है। याद रखिए प्लांट्स में डिवीजन है ये और एनिमल में फाइलम होता है। तो प्लांट्स में फाइलम की बजाय जनरली हम डिवीजन वर्ड का यूज करते हैं। क्लास इसकी साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी होती है, और हमको पता है अच्छे से कि जो भी क्लास साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी के मेंबर होते हैं दे आर बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी के। ऑर्डर इसके नॉस्टोकेल्स होता है, इसका ऑर्डर फैमिली नॉस्टेकेसी होती है, और जीनस इसका होता है नॉस्टॉक। ठीक है,
यदि हम ऑकरेंस और हैबिटेट की बात करें कि नॉस्टॉक आपको कहां देखने मिलता है, तो याद रखिएगा नॉस्टॉक जो है वो, अब देखो मैं आपसे इतना पूछता हूं कि बताइए कि जो अभी तक आप पिछले क्लास में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, तो मैंने आपसे कहा था कि नॉस्टॉक किस तरह की एल्गी है, तो कुछ बातें आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मैंने आपसे कहा था ये सिंपल अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी है। ये तो याद है कि नहीं याद है? कहा था मैंने फिलामेंटस एल्गी होती है, सिंपल अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी होती है। तो मैंने कहा था आपसे कि जब भी मैं आपको को जो है वो एक्स्ट्रा स्ट्रोक इंफॉर्मेशन बतलाऊंगा, तब मैं आपको 2-3 स्टार लगा के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। तो वहां मैंने ये हाईलाइट किया था पिछली क्लास में, याद आया? ठीक है कि भूल गए? तो याद रखिए नॉस्टॉक कहां मिलेगा, जनरली हमको एक्वाटिक हैबिटेट में देखने मिलेगा, लेकिन नमी वाले स्थलीय क्षेत्रों में भी हमको ये देखने मिल सकता है। इट मे प्रेजेंट ऑन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के। याद रखना कभी भी नॉस्टॉक का एक सिंगल फिलामेंट देखने नहीं मिलता है हमको के। इट इज नेवर फाउंड इन फ्री फिलामेंटस फॉर्म के। एक सिंगल फिलामेंट हमको इसका नॉस्टॉक का देखने नहीं मिलता है, हमेशा ये गुच्छे में मिलती है के। एंड हर एक ऐसी मतलब इसका मतलब ये हुआ कि नॉस्टॉक का एक फिलामेंट एक नॉस्टॉक को रिप्रेजेंट करता है, तो कई सारे नॉस्टॉक एल्गी आपको एक साथ देखने मिलेंगे। तो मतलब ये, और वो सब जो है वो एक गेंद के समान गोल बॉल के समान हो जाएंगे आपस में, जिसको हम नॉस्टॉक बॉल कहते हैं। ठीक है, ये दे ऑलवेज ऑकर इन कॉलोनी। ठीक है, द कॉलोनी रिमेन्स सराउंडेड बाय ए म्यूसिलेजिनस कवर, इट फ्लोट्स ओवर द वाटर सरफेस लाइक ए बॉल, द स्ट्रक्चर इज नोन एज नॉस्टॉक बॉल। ठीक है, याद रखना नॉस्टॉक का एक सिंगल फिलामेंट आपको देखने नहीं मिलेगा, कई सारे नॉस्टॉक जो है वो आपस में जुड़कर, क्योंकि हर एक नॉस्टॉक के पास में एक म्यूसिलेज का शीट होता है। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये म्यूसिलेज का शीट होता है वो वाटर को स्टोर करता है। ठीक है, तो जब कई सारे नॉस्टॉक फिलामेंट पास में होंगे, वो उनका म्यूसिलेज शीट आपस में जुड़ जाएगा और वो एक गेंद के समान स्ट्रक्चर को बनाएंगे, उसे हम नॉस्टॉक बॉल कहते हैं। चलिए हम इमेज देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं बेटा, आप इमेज नंबर ए को देखिए। तो इमेज नंबर ए आपको जो गेंद के समान दिखाई पड़ रहा है ना, इट इज द नॉस्टॉक बॉल। दिस इज द नॉस्टॉक बॉल। ठीक है, ठीक है। अब आप बोलोगे ऊपर से फिलामेंट क्यों नहीं दिख रहा है हमको, क्योंकि बेटा ऊपर म्यूसिलेज का कवर हट के पूरा चारों तरफ से म्यूसिलेज ने इसको घेरा हुआ है के, और अंदर यदि आप झांक के देखेंगे तो आपको कई सारे फिलामेंट आपको दिखाई पड़ेंगे। देख रहे हैं आप इमेज में, देखिए इमेज ए में देखिए आप कि अंदर आपको कई सारे फिलामेंट इसके दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है ना, नॉस्टॉक बॉल जो है वो ऐसे नॉस्टॉक के कई सारे फिलामेंट एक साथ प्रेजेंट है और एक कॉमन म्यूसिलेज कवर से घिरे हुए हैं, तो गेंद के समान दिखाई पड़ रहा है। नॉस्टॉक बॉल का बोला इस कॉलोनी को हमने। ठीक है, परंतु एक सिंगल एल्गी जो है वो एक फिलामेंट से बनी होती है। ठीक है, तो हमने आपसे कहा कि यदि हम एक, ठीक है, यदि हम एक सिंगल नॉस्टॉक को देखें, हम एक सिंगल नॉस्टॉक को देखें तो वो हमें ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, आपको इसमें जो है वो दो तरह की सेल दिखाई पड़ेंगी। एक सेल जो थोड़ी सी फूली हुई होती है, खाली एम्प्टी लुकिंग सेल होती है। ध्यान से मेरी बात सुनिए कि नॉस्टॉक के फिलामेंट में मोस्ट ऑफ दिस सेल आपको ब्लू ग्रीन कलर की दिखाई पड़ेंगी, लेकिन बीच बीच में कुछ सेल आपको ऐसी दिखाई पड़ेंगी जो खाली खाली होंगी, बबल के समान दिखाई पड़ेंगी, खाली खाली होंगी। उन सेल को हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। फूली हुई होती है, सबसे अलग दिखाई पड़ती है। हेट्रो मतलब विषम, फूली हुई है मतलब सिस्ट, तो उन्हें हेट्रोसिस्ट कहते हैं उनको हम के। जब ये हेट्रोसिस्ट बीच में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट बोलेंगे। सिरे पर होगा तो टर्मिनल हेट्रोसिस्ट बोलेंगे। टर्मिनल का मतलब होता है सिरा और इंटर कैलरी का मतलब होता है बीच में। ठीक है ना, देखो है ना। चलिए बाकी स्ट्रक्चर हम आगे बात करेंगे इसमें। कुछ प्रजातियां नॉस्टॉक की ऐसी होती है जो एंडोफाइटिक होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोफाइटिक? प्रेजेंट इन इनसाइड ऑफ अदर प्लांट के, दूसरे पौधों के अंदर पाई जाती है के, तो उनको हम एंडोफाइटिक कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बेटा साइकस की कोरलाई रूट में मिलने वाला नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्म। दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर के, याद रखना। ये आप साइकस पढ़ोगे ना बेटा, वहां भी जिक्र आएगा इसका। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, मैं कह रहा हूं आईएमपी है मतलब है बेटा। ठीक है ना, ठीक। नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्म ऐसा नॉस्टॉक है बेटा, ऐसा ब्लू एल्गी है जो साइकस की कोरोलाइड रूट में पाता है। साइकस में कुछ जड़ें ऐसी होती है जो नॉर्मल रूट के अलावा होती है, वो उन्हें हम कोरोलाइड रूट बोलते हैं, और उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी हमको देखने मिलती है जो नाइट्रोजन फिक्स करने में रोल प्ले करती है। ठीक है, सम स्पीसीज आर प्रेजेंट
इन द रूट्स ऑफ ट्राइफोलियम एंड स्टेम ऑफ एंथोसोरस प्लांट। कुछ नॉस्टॉक की प्रजातियां जो होती हैं वो आपको ट्राइफोलियम की रूट में और एंथोसोरस के स्टेम में भी देखने मिलती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो नहीं भूलना है वो ये साइकस, साइकस सिलेबस के अंदर के साइकस की कोर्राई रूट में आपको जो है वो नॉस्टॉक पंक्ति फॉर्म देखने मिलता है। अब ये साइकस क्या भला है? साइकस है जिम्नोस्पर्म। साइकस क्या बेटा? ट्री है। जिम्नोस्पर्म एक सीड प्लांट है, ठीक है। जब जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे तब उस पर बात करेंगे। सम ऑफ द नॉस्टॉक स्पीसीज फॉर्म लाइकेन सिम्बायोटिकली विद द फंजाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हट के याद रखिएगा। कुछ नॉस्टॉक की प्रजातियां ऐसी होती है जो लाइकेन का निर्माण करता है। अब लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। लाइकेन जो होते हैं वो म्यूचुअलिज्म का बेस्ट एग्जांपल होते हैं। इनके म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है एक दूसरे के साथ रहना, मतलब एक दूसरे के अलग के बगैर अलग अलग सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एक साथ रहेगा, सर्वाइव करेगा। के जहां पर मरुस्थल होता है, जहां पर पत्थर होता है, कोई जीवन नहीं होता है, वहां पर जीवन की शुरुआत करता है लाइकेन। एक बेयर रॉक में, एक नग्न चट्टान पर जीवन की शुरुआत करते हैं लाइकेन। लाइकेन बेसिकली ऐसे जीव होते हैं जो एल्गी और फंजाई के मिलने पर बनते हैं। जब फंजाई पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। अभी इतना कहा मैंने आपसे कि लाइकेन बनाने में भी नॉस्टॉक की कुछ प्रजातियां भाग लेती हैं, ठीक है। नॉस्टॉक कम्यून, नॉस्टॉक कम्यून एक क्रायोफिटिक है, मतलब ये बर्फ पर मिलने वाला वेरी लो टेम्परेचर ऐसी एल्गी जो अत्यधिक कम तापमान में सर्वाइव कर सकती है, उसको हम क्रायोफिटिक एल्गी कहते हैं। क्रायोफिटिक ब्लू एल्गी होगा, यदि वो ब्लू एल्गी है तो क्रायोफिटिक ब्लू एल्गी बोलेंगे। तो क्रायोफाइटिक का मतलब है द ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव इन एट वेरी लो टेम्परेचर के ऐसे प्लांट को हम क्रायोफिटिक कहते हैं। तो क्रायोफिटिक ब्लू एल्गी है नॉस्टॉक कम्यून की, जो अंटार्कटिका में हमको देखने मिलती है। अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, थोड़े से रैंडम इंफॉर्मेशन होती है पर एग्जाम में पूछ ली जाती है कई बार। आप कोई भी एमसीक्यू बुक सॉल्व करोगे ना तो आपको इस तरह के क्वेश्चन वहां पर देखने मिलेंगे, ठीक है। देखिए अब नॉस्टॉक के फिलामेंट में हम क्या देख रहे हैं? हमें दिखाई पड़ रहा है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल दिखाई पड़ रही है हमको, वर्धी कोशिकाएं जो नॉर्मल सेल हैं, ठीक है, जो कि ब्लू ग्रीन कलर की होती हैं। फिर आपको दिखाई पड़ रही है एक जो है वो हेट्रोसिस्ट दिखाई पड़ रहा है आपको, जो एम्प्टी लुकिंग खाली सी कोशिकाएं दिखाई पड़ रही है, हेट्रोसिस्ट कहते हैं इनको हम, ठीक है। और आप देख रहे हो बाहर तरफ आपको ये म्यूसिलेज का शीट जो है वो देखने मिल रहा है आपको, ठीक है। क्लियर? आपको पता है ना बेटा कि हेट्रोसिस्ट का काम क्या होता है? हेट्रोसिस्ट जो है वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। जब आप बोलते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो इसका मतलब होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में ये कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्टॉक में बात करते हैं। यूनिसीरिएट अनब्रांच्ड फिलामेंटस ब्लू एल्गी, मतलब एक के बाद एक सेल की एक सिंगल परत होती है, यूनिसीरिएट है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है तो अनब्रांच हो गया, और ये एक फिलामेंटस एल्गी होती है, ठीक है। तो यदि नॉस्टॉक के स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं क्लियर कर दूं आपको बेटा, नॉस्टॉक इज द रिप्रेजेंटेटिव मेंबर। जो प्लांट क्लासिफिकेशन है उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी का जो रिप्रेजेंटेशन करने वाला मेंबर है वो है नॉस्टॉक। इसलिए एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नॉस्टॉक के ऊपर पूछ लिए जाते हैं। यदि क्वेश्चन ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर पूछेगा एग्जामिनर तो कई बार वो नॉस्टॉक का रेफरेंस देके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। Each filament is enclosed in a mucilaginous sheath. हर एक फिलामेंट एक म्यूसिलेज के आवरण से घिरा होता है, ठीक है। सेवरल सच फिलामेंट रिमेन एम्बेडेड इन ए म्यूसिलेज कवर्ड के, ऐसे कई सारे फिलामेंट जो है वो एक म्यूसिलेज के आवरण में जो है वो धसे होते हैं, जिससे म्यूसिलेजस मैट्रिक्स कहते हैं। तभी तो गेंद बन गया वो। देखो बेटा, हर एक फिलामेंट के पास अपना खुद का म्यूसिलेज शीट होता है और ऐसे कई सारे फिलामेंट एक कॉमन म्यूसिलेज के अंदर धसे होते हैं जिसे म्यूसिलेजस मैट्रिक्स कहते हैं। उससे एक कॉमन म्यूसिलेज कवर बनता है और नॉस्टॉक वॉल बनती है, जिसे हम कॉलोनी कहते हैं, ठीक है। The cells of the filament are round और oval in shape के दो तरह की सेल फिलामेंट में हमको देखने मिलती है के। एक तो सेल होती है बेटा हेट्रोसिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है के, और एग्जामिनर का फेवरेट है। देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये एग्जामिनर का फेवरेट है के, ये एग्जामिनर का जो है वो फेवरेट है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये एग्जामिनर का फेवरेट है, ठीक है। मतलब एग्जामिनर इस
इस स्ट्रक्चर को बड़ा पसंद करता है। और मैं क्लियर कर दूं उठ के, एग्जामिनर का फेवरेट कैसे बनता है कोई चीज, जिस चीज को पहले के एग्जामिनर ने बार बार पूछा है, तो जो नया व्यक्ति पेपर सेट करता है वो सोचता है कि ये ट्रेंड का हिस्सा है, तो वहां से क्वेश्चन ले लेता है। प्लीज 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 ऑलवेज थिंक लाइक एन एग्जामिनर कि वो क्या पूछ सकता है आपसे। ठीक है, याद रखिए। बड़ी गलती क्या करते हैं हम, बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि जो एग्जामिनर है ना वो आपके लिए बैठेगा कहीं तालाब के किनारे, बैठेगा कहीं पे तालाब के किनारे बैठेगा, जहां पे कोई आसपास कोई परिंदा भी पर ना मारे, दूर तक कोई आवाज ना उठ के, एक जो है वो केवल जंगल की हवा बह रही हो, तालाब किनारे बैठा हो और बैठ के फिर सोचेगा वो क्वेश्चन कि ऐसा क्या क्वेश्चन दूं मैं बच्चों को जो इनसे ना बने। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है भाई। एग्जामिनर जो है उसका तो काम का हिस्सा है, वो आप बोलेगा ये एग्जाम होना 90 आप तो ऐसे, मैंने आपसे पहले भी कहा कि समझिए कि यदि आप एग्जामिनर होते, आप उसकी जगह पे काम कर रहे होते, तो क्या आप खोज खोज के क्वेश्चन लेके आते? नहीं, आप पुराने पेपर्स, पुराने ट्रेंड को, कंटेंट को, एनसीईआरटी को देखकर क्वेश्चन को ड्राइव करते, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप दे देते। ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक है, और यही सच है सारे एग्जाम के लिए, दुनिया के सारे एग्जाम के लिए। क्लियर है ना? तो इसका मतलब यह है कि हमको ट्रेंड को समझकर पढ़ना चाहिए, है ना? ठीक है, चलिए अब तो हेट्रोसिस्ट एग्जामिनर का फेवरेट है, मैंने आपको बताया एग्जाम में आ सकता है कि ऑलमोस्ट एट रेगुलर इंटरवल एम्प्टी लुकिंग, खाली सी दिखने वाली कोशिकाएं। अब ये खाली सी क्यों दिखती है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है, कम मात्रा में होता है, इनमें फाइकोसाइनिन कम मात्रा में होता है, इसलिए ये हमको ब्लू ग्रीन नहीं दिखाई पड़ती है। अब कम मात्रा में क्यों होता है भैया? फोटोसिंथेसिस करवाने नहीं हमको हेट्रोसिस्ट से ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस नहीं करवाना है। क्यों नहीं करवाना है? क्योंकि इससे हमें दूसरा काम करवाना है। क्या काम करवाना है? नाइट्रोजन फिक्स करवाना है। और नाइट्रोजन फिक्स करते हुए ऑक्सीजन एक विलेन है, समझ लीजिए आप। ठीक है, कि ऑक्सीजन जो है ना वो यदि नाइट्रोजन फिक्सेशन पाथवे के दौरान आ गया ना, तो वो अमरीश पुरी है, वो गुलशन ग्रोवर है, वो बड़ा वाला विलेन है। के आजकल नवाजुद्दीन सिद्दीकी कभी हीरो बन जाता है, कभी विलेन बनता है, तो वो ऑक्सीजन भी वैसी है, ऑक्सीजन भी वैसी है, वो कभी कभी हीरो बन जाती है, कभी कभी विलेन बन जाती है। तो मतलब नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज, ये एंजाइम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बोलते हैं हम नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाएंगे, इसको यहां से भगाओ पैलेट के। इसीलिए हेट्रोसिस्ट में ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि वहां से वो पिगमेंट हटा दिए कि भाई हाँ अब हमें ऑक्सीजन जो है वो नहीं प्रोड्यूस करना है, यहां पर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हमको नहीं करना है। तो हेट्रोसिस्ट इसलिए आपको एम्प्टी लुकिंग दिखाई पड़ती है। ठीक है, दीज सेल्स आर लार्जर देन द नॉर्मल वेजिटेटिव सेल, के ये सामान्य वर्धी कोशिकाओं साइज में बड़ी होती है, चूंकि इसलिए अलग से दिखाई पड़ती है, फूली हुई होती है। सिस्ट मतलब फूला हुआ। ठीक है, हेट्रो मतलब अलग से दिखने वाला। ठीक है, इनको हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ये इंटरकैलरी या टर्मिनल हो सकती है। अब देखो बेटा, जैसे नॉस्टॉक का ये मैंने आपसे कहा कि ये नॉस्टॉक के फिलामेंट की सेल है। ठीक है, और ये हेट्रोसिस्ट है इसमें। ये इसमें हेट्रोसिस्ट है के, फिर ये नॉर्मल सेल है नॉस्टॉक के फिलामेंट की, फिर ये हेट्रोसिस्ट है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये क्या है? मैंने आपसे कहा कि देखो बेटा, ये तो हो गई नॉर्मल वेजिटेटिव सेल, नॉर्मल वेजिटेटिव सेल हो गई है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका हेट्रोसिस्ट हो गया ये। ठीक है, हेट्रोसिस्ट में गौर से देखिएगा आपको मैंने गौर से देखिएगा, मैंने दो ग्रेन्यूल बनाए हुए हैं, ये दो ग्रेन्यूल बनाए हुए हैं। ये ग्रेन्यूल क्या करते हैं? ये ग्रेन्यूल जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल है और हेट्रोसिस्ट के बीच में कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करते हैं। इनमें माइक्रोप्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। यदि प्लाज्मोडेस्माटा जो है थोड़ा सा नॉर्मल टाइप का होगा ना, तो वेजिटेटिव सेल से ऑक्सीजन जो है वो इन सेल तक पहुंच सकती है। तो ये प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हैं। ये पोलर नोड्यूल के थ्रू ही फूड को अंदर लेंगे, ताकि क्योंकि देखो ये तो खुद फूड बना भी नहीं रहे, तो इनको फूड तो चाहिए पड़ेगा, तो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल से फूड को ले लेंगे। ठीक है, बना बनाया फूड ले लेंगे। तो जो हेट्रोसिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो इतनी बारीक छलनी रखते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर रखते हैं जिससे वो ऑक्सीजन को जो है वो अंदर आने से रोक सके। तो यहां पे हमको माइक्रोप्लाज्मोडेस्माटा देखने मिलते हैं। ठीक है, पोलर नोड्यूल्स होते हैं इन हिस्सों में। तो जो
जो बीच में फिलामेंट के बीच में जो हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है उसे इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट कहते हैं, और जो किनारे पर प्रेजेंट है उसे हम टर्मिनल हेट्रोसिस्ट कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट होगा उसको दोनों तरफ उसके दोनों तरफ जो है वो वेजिटेटिव सेल जुड़ी होगी, तो 2 पोलर नोड्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। और जो टर्मिनल हेट्रोसिस्ट होगा वहां पर जो है वो एक अकेली वेजिटेटिव सेल जुड़ी होगी, तो वहां पर एक पोलर नोड्यूल से काम चल जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। तो हेट्रोसिस्ट जनरली सिंगली मिलते हैं, एक लगातार एक के बाद एक नहीं मिलते, सिंगली मिलते हैं, पर कभी कभी चेन में भी हमको ये दिख सकते हैं, एक के बाद एक भी दिख सकते हैं। देखिए आप ध्यान से, ये हम ओरिजिनल इमेज देख रहे हैं, ये वास्तविक इमेज देख रहे हैं हम एक नॉस्टॉक फिलामेंट की। देखो आप अकेला फिलामेंट नहीं है, कई सारे फिलामेंट एक साथ प्रेजेंट है। नॉस्टॉक वॉल का हमको मैग्नीफाई करके देखा, देखो ये क्या हो गया बेटा, इसमें ये मैंने आपसे कहा ये हो गया, इसमें ब्लैक पेन लेता हूं ताकि दिखाए, ये मैंने कहा ये क्या हो गया, नॉर्मल वेजिटेटिव सेल हो गई है। ठीक है, और ये क्या देख रहे हो बेटा आप, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये दिखाई पड़ रहा है आपको, ये है हेटेरोसिस्ट दिखाई पड़ रहा है आपको, दिख रहा है बेटा, ये हेटेरोसिस्ट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, गौर से देखिए, आपको पोलर नोड्यूल भी दिखाई पड़ रहे हैं, वाइड वाइड आपको यहाँ पे पोलर नोड्यूल भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो जो बीच में है वो क्या है बेटा, वो इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट होगा, और जो सिरे पर होगा वो टर्मिनल हेट्रोसिस्ट होगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये नॉर्मल वेजिटेटिव सेल दिखाई पड़ा। अब ये एकाइनेट क्या चीज होती है, ये हम आगे बात करेंगे इस पर हम, के क्लियर, इस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक, चलिए अब ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट इमेज आ गया बेटा। ठीक है, और ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, ऑलरेडी ऑल इंडिया पीएमटी के अंदर, नीट के अंदर इस इमेज पे क्वेश्चन बेटा वो पूछ चुके, पहले क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। ठीक है, ध्यान रखना हमको, है ना। देखिए ना, तो हेट्रोसिस्ट है, म्यूसिलेजस शीथ है। अब जो लेवलिंग यहां पर नहीं है वो हमें पता होना चाहिए, ये है वेजिटेटिव सेल। ठीक है बेटा, है ना, और ये हेट्रोसिस्ट दिखाई पड़ रहा है आपको इसमें। ठीक, फिर हेट्रोसिस्ट में एक या 2 पोलर नोड्यूल होते हैं। टर्मिनल हेट्रोसिस्ट में एक पोलर नोड्यूल होगा, जबकि इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट में 2 पोलर नोड्यूल होंगे। देखो बेटा, टर्मिनल हेट्रोसिस्ट, जिसे मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा ये नॉर्मल वेजिटेटिव सेल है। ठीक है ना, और ये इस पर मान लो हेट्रोसिस्ट जुड़ा हुआ है, तो ये हेट्रोसिस्ट सेल है जुड़ी हुई इससे। ठीक है, तो यहां पर ये पोलर नोड्यूल होगा, इस सेल को जोड़ने के लिए ये माइक्रोप्लाज्मिड वाला पोलर नोड्यूल होगा, एक होगा सिंगल। ठीक है, और लेकिन यदि मान लो बीच में कहीं पे हेट्रोसिस्ट होगा तो वो ऐसा होगा हेट्रोसिस्ट, एक पोलर नोड्यूल यहां, एक पोलर नोड्यूल यहां, और ये है हेट्रोसिस्ट सेल के, और ये हो गई नॉर्मल वेजिटेटिव सेल, है ना। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं पोलर नोड्यूल। तो इसमें टर्मिनल हेट्रोसिस्ट में एक पोलर नोड्यूल मिलेगा, के इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट में 2 पोलर नोड्यूल मिलेंगे। पोलर नोड्यूल को बेटा हम ऑस्मियोफिलिक ग्रेन्यूल भी कहते हैं, इसे हम ऑस्मियोफिलिक ग्रेन्यूल भी कहते हैं। इनमें माइक्रोप्लाज्मोडेस्माटा होते हैं जिनको नेबरिंग सेल से कनेक्ट करते हैं, इनमें माइक्रोप्लाज्मोडेस्माटा होते हैं जिनको आसपास की सेल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमको मालूम है कि नॉस्टॉक जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, किंगडम मोनेरा का मेंबर है, और किंगडम मोनेरा में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। लेकिन बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। बायोलॉजी में कभी कभी अपवाद देखने मिलते हैं। याद रखना कि हेट्रोसिस्ट की सेल वॉल जो है वो 2 लेयर्ड होती है। हेट्रोसिस्ट की सेल वॉल 2 लेयर्ड होती है। आउटर लेयर जो है वो सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है, इनर लेयर सेलुलोज से बनी होती है, और ये एक्सेप्शन है के। बाकी नॉर्मल वेजिटेटिव सेल, जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल होती है ना बेटा, उसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से ही बनी होती है, मतलब बैक्टीरिया के समान होती है। इसका मतलब ये कि हेट्रोसिस्ट इवोल्यूशन में थोड़ा सा आगे वाला स्ट्रक्चर है। इसमें सेल वॉल में सेलुलोज जमा हो गया यहाँ पे, जो प्लांटी के अंदर देखने मिलता है हमको, है ना। ठीक है, क्या देख रहे हो, तो ये जब मेरी बात ध्यान से सुनना, के ये लकीर के फकीर मत बन जाना, गलती मत करना, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है आप गलती कर देते हैं किसी चीज को पढ़ाने के बाद। के देखो बेटा, जब एग्जामिनर साफ साफ आपसे हेट्रोसिस्ट की वॉल के बारे में पूछेगा ना, तब आपको सेलुलोज आंसर लगाना है, समझ गए ना। जब वो सिंपल नॉस्टॉक की सेल की वॉल पूछेगा, मतलब वो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल की बात कर रहा है, तो पेप्टिडोग्लाइकन आंसर होगा। तो प्लीज रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, गलती मत कीजिएगा, है ना। क्योंकि देखो, है ना, एग्जाम जब कंबाइंड होता है, नीट है, सब एक साथ ही हो रहा है उसमें, तो क्वेश्चन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है। ये एक्सपेक्टेड है कि कंपटीशन को, जैसे जब नीट का पहले पेपर हुआ
एनटी का पेपर पहले हो तो पेपर थोड़ा का लेवल थोड़ा कम था, तो एनटी पे भी प्रेशर है कि थोड़ा अच्छा सा पेपर बना के देखो, तो कई बार वो ऐसी रिफाइंड इंफॉर्मेशन पूछ लेते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन ऑलरेडी जिपमर में आ चुका है, सेम क्वेश्चन ऑलरेडी एम्स के अंदर आ चुका है, तो उसी क्वेश्चन को उठा के हो सकता है नीट के अंदर भी पूछ लें आपसे, इसलिए दिमाग में रखना है हमको। देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि एम्स और जिपमर के पुराने क्वेश्चन इररिलेवेंट हो गए, वो अभी भी रिलेवेंट है। एग्जामिनर को पता है कि जिपमर एम्स सब एक साथ हो गया था, उसको पता है कि यहां से मैं क्वेश्चन ले सकता हूं, ठीक है, तो इसलिए प्लीज 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 बी केयरफुल, ठीक है, लापरवाही नहीं करना है हमको ना। फिर मैच्योर हेट्रोसिस जो होता है उसमें नॉर्मल क्लोरोफिल एक कंटेंट होता है, लेकिन फाइकोबिलिन्स नहीं होते हैं, परंतु तब भी ये क्लोरोफिल कंटेंट नॉर्मल होने के बावजूद इट सीम्स टू बी कलरलेस, क्योंकि ये क्लोरोफिल कंटेंट नॉर्मल तो होता है एज कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल, लेकिन सेल का साइज बड़ा होता है तो पिगमेंट की डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए कलर आपको जो है वो नहीं दिखाई पड़ता है, एम्प्टी लुकिंग खाली सी सेल आपको दिखाई देती है। हेट्रोसिस्ट में पिगमेंट सिस्टम 1 एक्टिविटी होता है, पर पिगमेंट सिस्टम 2 एक्टिविटी नहीं होता है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब समझेंगे हम जब पढ़ेंगे हम फोटोसिंथेसिस। अभी इतना समझ लो आप कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना बेटा, उसमें एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन के, क्लियर। यहां पर क्या होता है बेटा कि जब कभी लाइट रिएक्शन होती है और फिर डार्क रिएक्शन होती है कि ये तो हमें मालूम है फोटोसिंथेसिस में के, और लाइट रिएक्शन में ही वाटर मॉलिक्यूल टूटता है और उससे ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ठीक है। हेट्रोसिस्ट के पास में क्या होता है कि लाइट रिएक्शन को ऑपरेट करने वाले दो पिगमेंट सिस्टम जो काम करते हैं लाइट रिएक्शन में, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड, कैसे काम करते हैं इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम फोटोसिंथेसिस में। तो अभी दिमाग में इतनी सी बात रखिए आप कि हेट्रोसिस्ट के पास में एक पिगमेंट सिस्टम कम होता है, इसलिए वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, इसलिए हेट्रोसिस्ट के अंदर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिएक्टर्स ठीक से काम कर पाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। और यहां पर फोटोसिंथेसिस जो होती है वो नॉन ऑक्सीजनिक होगा यहाँ पे, ठीक है ना। और रुबिस्को एंजाइम जो है यहाँ पर एब्सेंट होगा, जो शुगर को फिक्स करने वाला एंजाइम है। रुबिस्को एंजाइम वो एंजाइम होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुगर में फिक्स करता है, ठीक है। तो इसका मतलब हेट्रोसिस्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं बेटा के। हेट्रोसिस्ट provide an efficient protective mechanism against oxygen inhibition of the enzyme nitrogenase, so heterocysts are suitable for nitrogen fixation process, very IMP के याद रखिएगा के। मतलब ये हुआ कि जो हेट्रोसिस्ट है वे ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि नाइट्रोजनेज एंजाइम नाइट्रोजनेज ठीक से काम कर पाता है और ऑक्सीजन उसका इनहिबिशन नहीं कर पाती है, इसलिए हम कहते हैं कि हेट्रोसिस्ट बेहतर जगह होती है जहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो सकता है के। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन एग्जामिनर को पसंद है, जिसके बारे में एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन जो करता है वो ये है कि ब्लू ग्रीन एल्गी में हेट्रोसिस्ट वो जगह होती है जहां पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो इन ब्लू एल्गी हेट्रोसिस्ट आर द साइट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है बेटा, चलिए। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. अब आते हैं वेजिटेटिव सेल की बात करते हैं, इसकी हम वर्धी कोशिका की बात करते हैं। म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट आउटसाइड सेल वॉल, बिल्कुल सही बात है, पूरे नॉस्टॉक में बाहर म्यूसिलेज शीथ देखने मिलती है हमको के। टू लेयर्ड सेल वॉल होती है जो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, टिपिकल मोनोरा का फीचर है के। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। अब आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे कि आप मुझे कमेंट में लिख भेजेंगे कि पेप्टिडोग्लाइकन किसका पॉलीमर है के। जैसे कि सेलुलोज ग्लूकोज का पॉलीमर है, काइटिन एन एस्टाइल ग्लूकोसेमाइन का पॉलीमर है, तो आपको बताना है कि पेप्टिडोग्लाइकन किसका पॉलीमर है, ये आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, मैं पढ़ा चुका ऑलरेडी पहले के। तो आपको बताना है कि पेप्टिडोग्लाइकन किसका पॉलीमर है के। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। जब सेल को आप लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आपको दो हिस्से दिखाई पड़ते हैं, एक पेरीफेरी वाला हिस्सा होता है जहां पर आपको कलर्ड पिगमेंट अधिक मात्रा में दिखाई पड़ते हैं, उसको बोलते हैं आप क्रोमोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म क्या होता है? पेरिफेरल कलर्ड पार्ट होता है। यानी वेजिटेटिव सेल में जो
पेरिफेरी वाला हिस्सा होता है उसमें पिगमेंट्स होते हैं, तो इसलिए हमको कलर्ड दिखाई पड़ता है, इसलिए क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। बीच वाला हिस्सा जो होता है इसका, उसमें राइबोसोम होते हैं, सर्कुलर डीएनए होता है जहां पर सेल अपना काम कर रही होती है। तो बीच वाला हिस्सा जो होता है वहां पे पिगमेंट्स आपको कम दिखाई पड़ते हैं, तो ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, इसलिए इसको हम सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। तो मतलब वेजिटेटिव सेल के दो हिस्से हो गए, पेरिफेरी वाला हिस्सा जहां पिगमेंट्स अधिक हैं वो क्रोमोप्लाज्म हो गया, बीच वाला हिस्सा जहां पर जो है वो डीएनए राइबोसोम अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, वहां जहां पर पिगमेंट कम है वो सेंट्रोप्लाज्म हो गया। ठीक है, देखिए ध्यान से, सेंट्रोप्लाज्म एंड दी क्रोमोप्लाज्म। पेरिफेरी वाला हिस्सा यदि सेल को हम देखें यहाँ पे, तो मैंने आपसे कहा सेल ये मान लो एक वेजिटेटिव सेल है, तो इसमें आप देखेंगे कि बाहर इसमें क्या है, बाहर इसमें ये म्यूसिलेस का शीथ प्रेजेंट है ये। ठीक है, और पेरिफेरी में क्या होगा, पेरिफेरी में आपको जो है वो ब्लू ग्रीन पिगमेंट, आपको जो है वो पिगमेंट अधिक मात्रा में आपको दिखाई पड़ेंगे, ताकि वो मोस्ट ऑफ द सनलाइट को कैप्चर कर सके वो। ठीक है, आपको ब्लू ग्रीन पिगमेंट यहाँ पे देखने मिलेंगे। और बीच में तो ये पेरिफेरी वाला भाग क्या हो गया, ये हो गया क्रोमोप्लाज्म हो गया, और बीच वाला भाग क्या हो गया, ये सेंट्रोप्लाज्म हो गया, बीच वाला भाग सेंट्रोप्लाज्म हो गया। क्लियर? द क्रोमोप्लाज्म कंटेन्स फोटोसिंथेटिक लैमेली के, क्रोमोप्लाज्म में फोटोसिंथेटिक लैमेली होती है। याद रखिएगा बेटा, फोटोसिंथेटिक लैमेली का मतलब कहता है जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसी से का एक हिस्सा टूटता है, उस पर कई सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और उसे हम फोटोसिंथेटिक लैमेली कहते हैं। के और जब वो सर्कुलर होता है तो उसे क्रोमेटोफोर कहते हैं, जब वो सिगार शेप का होता है तो क्लोरोबियम वेसिकल कहते हैं। ये सब भी पढ़ाया हुआ आपको मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में के। तो मैंने क्या कहा आपसे कि क्रोमोप्लाज्म में फोटोसिंथेटिक लैमेली देखने मिलती है। जब कभी ये सर्कुलर ऐसी गोल हो जाती है तो इसे क्या बोलते हैं, इसके लिए हम क्रोमेटोफोर वर्ड यूज करते हैं, क्रोमेटोफोर वर्ड यूज करते हैं। के जब ये हमें सिगार शेप की दिखाई पड़ती है तो इसके लिए हम क्लोरोबियम वेसिकल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है ना? ठीक, इन फोटोसिंथेटिक लैमेली में जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के एंजाइम भी होते हैं। याद रखिएगा, जो साइनोबैक्टीरिया नॉस्टॉक है, उस ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसकी फोटोसिंथेटिक लैमेली में आपको सेलुलर रेस्पिरेशन के एंजाइम भी देखने मिलते हैं, इसलिए इसको मोर करेक्टली हम फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसे हम फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी कहते हैं। याद रखिएगा, जो वेजिटेटिव सेल होती है वो टिपिकली प्रोकैरियोटिक सेल होती है, मतलब 70S राइबोसोम होगा इनके अंदर, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होगा, तो दे आर एब्सोल्युटली प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है ना? इनमें सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, प्रोकैरियोटिक फीचर है बेटा, और इसमें कोई भी न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होगी, प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर होगा। के 70S राइबोसोम होंगे जो सेंट्रोप्लाज्म में बिखरे हुए पाए जाएंगे के, जहां पर जीनोम प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म में चूंकि राइबोसोम बिखरे होते हैं इसलिए वो ग्रेनुलर दिखाई पड़ता है हमको, और सेल के अंदर कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं होगा जिसके पास मेम्ब्रेन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, ठीक, गोल्जी बॉडी हुआ। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आपको जो है वो साइनोबैक्टीरिया की सेल में देखने नहीं मिलेंगे क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होती हैं। ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म में आपको जो वेजिटेटिव सेल है उसके साइटोप्लाज्म में आपको कुछ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन देखने मिलेंगे, और ये इंक्लूजन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछे जाते हैं और ये थोड़े बाउंसर क्वेश्चन होते हैं, पूछ लिए जाते हैं। गैस वैक्यूल के कई सारे नॉस्टॉक फिलामेंट की सेल्स के अंदर आपको गैस वैक्यूल देखने मिलेंगे जो उसे तैरने में हेल्प करेंगे। ठीक है, उनमें गैस भरी होगी। साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल इनमें स्टोर फूड होता है, और याद रखना होता है साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल जो होते हैं इनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ग्लाइकोजन के समान होती है, दे आर सिमिलर टू दी ग्लाइकोजन के। ये ग्लाइकोजन या एनिमल स्टार्च के समान होते हैं साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल के। पॉलीहेड्रल बॉडीज होती है इनमें, जिनमें आरएनए और रुबिस्को एंजाइम होता है। रुबिस्को का मतलब क्या है, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज के। रुबिस्को वो एंजाइम होता है जो CO2 को, जो कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में फिक्स करता है के। वोल्यूटिन ग्रेन्यूल देखने मिलता है जो फॉस्फेट का रिजर्व होता है। लिपिड ड्रॉपलेट जो है वो भी फैट का रिजर्व होती है के। याद रखना बेटा, जो मेन पिगमेंट है नॉस्टॉक का वो क्या है, वो क्लोरोफिल ए है जो उसे ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। C-फाइकोसाइनिन है जो ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, इसलिए हमको ये ब्लू ग्रीन कलर की दिखाई देती है के। रिजर्व फूड क्या होता है इसका, साइनोफाइसिन स्टार्च, साइनोफाइसिन प्रोटीन ग्रेन्यूल एंड ऑयल के। और इसका न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक एल्गी। याद रखना बेटा, ये एल्गी ऑटोट्रॉफिक एल्गी होती है। ठीक है ना? क्लियर? अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है नॉस्टॉक में? अब देखो, नॉस्टॉक यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉस्टॉक पूरे के पूरे ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम बार बार नॉस्टॉक का नाम इसलिए ले रहे हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रुप का जो मेंबर है, जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, वो है नॉस्टॉक।
जो ग्रुप का लीडर है ना वो नॉस्टॉक है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के जनरली इनमें होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इनमें, ठीक है। मतलब फिलामेंट का हिस्सा टूटेगा, टूटे हुए हिस्से से नया फिलामेंट बन जाएगा। सबसे सिंपल तरीका इनमें होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। क्या होता है बेटा? फ्रेगमेंटेशन के कभी कभी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेवर कि कोई भी गैमीट जैसा फॉर्मेशन नॉस्टॉक के अंदर नहीं होता है, ठीक है। दे नेवर शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नॉस्टॉक के अंदर या ब्लू ग्रीन एल्गी में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने नहीं मिलेगा, मतलब गैमीट का फॉर्मेशन यहां पर आपको देखने नहीं मिलेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। यदि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें कैसे होता है, मैंने कहा सबसे कॉमन मेथड है फ्रेगमेंटेशन की, जो है कॉमन मेथड है। और ये कब होता है बेटा? ये होता है फेवरेबल कंडीशन में। जब फेवरेबल कंडीशन होती है, जब फेवरेबल कंडीशन होंगी, अनुकूलतम अवस्थाएं होंगी, तब क्या होगा बेटा? तब जो है फ्रेगमेंटेशन होगा, फिलामेंट टूटेगा, टूटे हुए टुकड़े से नया फिलामेंट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन होती है। नॉस्टॉक का फिलामेंट है, इमेजिन करते हैं हमने कहा ये नॉस्टॉक का एक फिलामेंट है, ठीक है। अब बाहर की कंडीशन अनफेवरेबल है, बाहर की कंडीशन अनफेवरेबल है कि नॉस्टॉक के फिलामेंट को जिंदा रहने में दिक्कत हो रही है। तो क्या करेगा ये एक काम करेगा अपने जीवन को बचाने के लिए और आगे चलकर अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए काम करेगा ये कि अपने फिलामेंट में से कोई एक सेल को चुन लेगा, ठीक है। और बाकी सभी फिलामेंट की जो सेल्स होती हैं वो फूड को बनाएंगी और उस एक सेल में ट्रांसफर कर देंगी। तो एक जो सेल होगी जिसको चुना जाए, जिस सेल को चुना जाएगा वो सेल के आसपास थिक कवर डेवलप हो जाएगा, थिक कवर डेवलप हो गया, ठीक है। और बड़ी मात्रा में इसके अंदर फूड इकट्ठा हो जाएगा, बड़ी मात्रा में इसके अंदर फूड इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। यानी आसपास की सेल ने फूड को बनाया, इसमें डाल दिया उन्होंने, तो बड़ी मात्रा में रिजर्व फूड रहेगा इसके आसपास, थिक वॉल हो जाएगा और ये एडवर्स कंडीशन को सहन कर पाएगा। अब क्या होगा? अब वक्त के साथ साथ होगा ये कि ये जो सेल्स हैं ये सेल सब मर जाएंगी क्योंकि एडवर्स कंडीशन है बाहर। क्या बचेगा? केवल ये बचेगा, ठीक है, केवल ये बचेगा, ठीक है। ये बचेगा जब अनुकूलतम परिस्थितियां आएंगी ना, जर्मिनेट करेगा ये और फिर से नया फिलामेंट बना लेगा ये, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर ऐसे बोलते हैं हम एकाइनिट, इसे क्या बोलते हैं हम? एकाइनिट कहते हैं, जो अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, ठीक है, क्लियर। तो एकाइनिट जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है बेटा। ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही एक तरीका होता है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि सर ये तो जान बचाने का तरीका हो गया। हाँ, मानता हूं बेटा जान बचाने का तरीका है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर बना उससे आगे चल के नया एल्गी भी तो प्रोड्यूस हुआ, तो ये रिप्रोडक्शन में भी शामिल होगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का तरीका है, ठीक है। फिर एग्जामिनर का फेवरेट हार्मोगोनिया, ये क्या होते हैं? ये भी कॉमन मेथड होती है नॉस्टॉक के फिलामेंट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने की। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, समझना बेटा कि ये नॉस्टॉक का फिलामेंट है, ठीक है, ये नॉस्टॉक का एक फिलामेंट है, ठीक है। अब इस फिलामेंट को में यदि इस फिलामेंट में सिंपल फ्रेगमेंटेशन होता है, यदि इस फिलामेंट में सिंपल फ्रेगमेंटेशन होता है तो ये फिलामेंट कहीं से भी टूट जाएगा, टूटे हुए टुकड़े से नया फिलामेंट बन जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नॉस्टॉक में ये पूरी प्रोसेस यानी फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस नॉस्टॉक में जेनेटिकली कंट्रोल होती है, अनुवांशिक नियंत्रण में होती है कि हमें कहां से फ्रेगमेंट करना है। तो यहां पे क्या होता है कि मैंने आपसे कहा कि सेपरेशन डिस्क बनती है यहां पे, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां पे क्या बनेगा, दो सेल के बाद मैंने इमेजिन कर रहे एक सेपरेशन डिस्क बनी, सेपरेशन डिस्क बनी, सेपरेशन डिस्क बनी, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब आप कोर्स से देखेंगे आपके क्या हुआ, जब जो है इसके फ्रेगमेंटेशन हुआ, जब इसका फ्रेगमेंटेशन हुआ इसका, तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि जो फ्रेगमेंट बने, दो सेल दो सेल दो सेल दो सेल, ऐसे होगा बेटा, चार फ्रेगमेंट बनेंगे इसके, ऐसे बने। अब नॉर्मल फ्रेगमेंटेशन में और इसमें फर्क क्या है? नॉर्मल फ्रेगमेंटेशन होता है रैंडम होता है, कहीं से भी टूट जाएगा फिलामेंट, टूटे टुकड़े से नया फिलामेंट बनेगा इसके। लेकिन जब हार्मोगोनिया का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर एक सेपरेशन डिस्क बनती है और इस सेपरेशन डिस्क को बोलते हैं हम नेक्रीडिया, इसे हम बोलते हैं नेक्रीडिया बोलते हैं, इस सेपरेशन डिस्क को हम नेक्रीडिया बोलते हैं, ठीक है। और इससे जो नॉस्टॉक का फिलामेंट है वो समान साइज के, इक्वल साइज के फ्रेगमेंट में टूट जाता है और हर एक फ्रेगमेंट से एक नया जो है वो नॉस्टॉक बनता है, ठीक है। तो इसे मेथड को हम हार्मोगोनिया कहते हैं। ये फ्रेगमेंटेशन ही है लेकिन जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, ठीक है। फिर
कभी कभी क्या होता है कि हेट्रोसिस्ट जो होता है, जैसे नॉस्टॉक कम्यून है, नॉस्टॉक कम्यून कहां मिलता है हमको, अंटार्कटिका में मिलता है। नॉस्टॉक कम्यून क्या है, क्रायोफाइटिक एल्गी है, लो टेम्परेचर पाई जाती है। तो नॉस्टॉक कम्यून में क्या होता है कि जो रिप्रोड्यूस करने का तरीका वो ये कि हेट्रोसिस्ट से नया फिलामेंट बनता है, यानी पूरी एल्गी में जो हेट्रोसिस्ट है वो अलग होगा और नए फिलामेंट को वो प्रोड्यूस करेगा। जनरली टर्मिनल हेट्रोसिस्ट अलग होकर नया फिलामेंट प्रोड्यूस करता है इसमें, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इनमें एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, मतलब जो एल्गी होगी उसके अंदर जिससे जो है प्रोटोप्लाज्म का फ्रेगमेंट है। कि मैंने आपसे कहा कि ये मान लो एक वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, वेजिटेटिव सेल है। तो वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या होगा बेटा, अंदर इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा होगा, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा होगा, ठीक है। इस प्रोटोप्लाज्म के छोटे छोटे यूनिट बन जाएंगे, और ये यूनिट सेल रप्चर होगी, सेल टूटेगी और ये यूनिट बाहर निकलेंगे और हर एक यूनिट से जो है वो नया फिलामेंट बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। एंडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म का फ्रेगमेंटेशन होगा और हर एक प्रोटोप्लाज्म का फ्रेगमेंट जो है वो नई एल्गी को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। जाहिर सी बात है कि प्रोटोप्लाज्म के फ्रेगमेंटेशन के पहले जो डीएनए है वो भी अपने आप को डुप्लीकेट करता है ताकि हर एक फ्रेगमेंट में डीएनए का एक टुकड़ा प्रेजेंट रहे। अगर डीएनए प्रेजेंट नहीं रहेगा तो नया फिलामेंट नहीं बन पाएगा, ठीक है। इस मेथड को बोलते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। कम में देखने मिलती है हमको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है नॉस्टॉक में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। फिर बात करते हैं मूवमेंट की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के ब्लू ग्रीन एल्गी, कोई भी ब्लू ग्रीन एल्गी इस दुनिया में ऐसी नहीं है, कोई भी ब्लू ग्रीन एल्गी इस वर्ल्ड में ऐसी नहीं है जो कि जिसमें कि सीलिया फ्लैजिला होते हो, जो मूव कर सकती है घुस सके। जो नॉस्टॉक की जो बॉल है, कॉलोनी है, वो पानी की लहरों पर मूव करती है, उसे ग्लाइडिंग मूवमेंट बोलते हैं, तो वो एक्टिव मूवमेंट में नहीं आता है। याद रखिएगा, एनी मोटाइल सेल इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ नॉस्टॉक इज एब्सेंट, नॉस्टॉक कॉलोनी मूव बाय ग्लाइडिंग मूवमेंट के। याद रखना, नॉस्टॉक कॉलोनी की बात करें, नॉस्टॉक सेल की बात करें हम, तो कोई भी मोटाइल सेल लाइफ हिस्ट्री में नॉस्टॉक हुआ या कोई भी ब्लू ग्रीन एल्गी हुई, उसकी लाइफ हिस्ट्री में आपको मोटाइल सेल, गमनशील सेल देखने आपको नहीं मिलेगी। क्लियर? चलिए, दिस इज ऑल अबाउट नॉस्टॉक के। अब हमारी प्रिय पुस्तक एनसीईआरटी जो हमारे लिए सबसे पूजनीय है, उसने क्या लिखा नॉस्टॉक के बारे में, चलो वो भी देख लेते हैं एक बार के, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे दिमाग में, है ना, ठीक है। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर और मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी के, और इनके बारे में हम लिख चुके हैं ऑलरेडी कि हमने देखा ना किस तरह कौन सा फिलामेंट होता है, कौन सी कहां मिलती है। तो देखो, ये बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी वो चीजें रखी थी जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी के, है ना। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द जिलेटिनस शीट, तो हमने क्या नॉस्टॉक वॉल कॉलोनी को देखा, हमने स्ट्रक्चर भी देखा उसको हमने के। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज के, याद रखिएगा ऐसे पोल्यूटेड वाटर बॉडीज जिनमें कि नाइट्रेट का पॉल्यूशन अधिक होता है, या एग्रोकेमिकल्स, एग्रो फर्टिलाइजर बड़ी मात्रा में जिनमें नाइट्रेट हुआ, फॉस्फेट हुआ, ऐसे फर्टिलाइजर बहकर जहां तालाबों में पहुंच जाते हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो करती है, उसे हम एल्गल ब्लूमिंग कहते हैं, जिसे हम वाटर ब्लूमिंग कहते हैं, जो एक्वाटिक लाइफ के लिए खतरा होता है, ठीक है। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called the heterocyst। अब ये हेट्रोसिस्ट कैसा होता है, इसमें पोलर नोड्यूल्स कैसे होते हैं, टर्मिनल हेट्रोसिस्ट क्या होता है, इंटरकलरी हेट्रोसिस्ट क्या होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि नॉस्टॉक और एनामिना जो होती है उनमें हेट्रोसिस्ट वो सेल होती है जो नाइट्रोजन फिक्स करने में रोल प्ले करती है। क्लियर? ये क्या देख रहे हो आप इमेज, ये आप इमेज देख रहे हो बेटा वाटर ब्लूमिंग की। दिस इज द इमेज, दिस शोज द वाटर ब्लूमिंग की, वाटर ब्लूमिंग को शो करता है, ठीक है। क्या मतलब इसका, मतलब ये जो हरा हरा पानी दिख रहा है बेटा को, इसमें बड़े पैमाने पर ग्रीन एल्गी और ब्लू एल्गी बड़े पैमाने पर डोमिनेट कर गए यहाँ पर, बड़े पैमाने पर, इसलिए आपको जो है ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और इस इतना अधिक डेंसिटी में एल्गी ग्रो कर जाती है कि जो एक्वाटिक लाइफ जीव जो होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, अंदर वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उससे जीव मरने लगते हैं, मछलियां मरने लगती हैं, ठीक है। अब एक बात और के, अभी तक हमने क्या बात किया बेटा, हमने देखा कि जो साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये पहले धरती पर ऐसे जीव थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस की शुरुआत की थी, जिसमें कि उन्होंने ऑक्सीजन को निकाला करके। याद रखना के, ये नहीं बोलेंगे हम थोड़ा करेक्ट करते हैं स्टेटमेंट को, हमेशा बोलेंगे कि द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ व्हिच स्टार्टेड ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, व्हिच स्टार्टेड
ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस आर ब्लू ग्रेन एल्गी और साइनोबैक्टर के। लेकिन इसके पहले के जो बैक्टीरिया थे वो क्या करते थे, वे भी फोटोसिंथेसिस करते थे, लेकिन वो H2O की बजाय H2S का इस्तेमाल करते थे। क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस कहां होता है, वो प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं समुद्र के अंदर गहराइयों में प्रेजेंट है, हाइपरथर्मल वेंट में प्रेजेंट है, ऐसी जगह पर प्रेजेंट है जहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल सकती है, ना के बराबर है कि जहां पे सनलाइट जो है, यहां पे सनलाइट नहीं पहुंच सकती है। ऑक्सीजन मिलने की बात नहीं बोलेंगे, हम ऐसा बोलेंगे यहां पे सनलाइट नहीं पहुंच सकती है। मतलब जो समुद्र के गहरा तल है, जो समुद्र का अंदर गहरा हिस्सा है, वहां पर क्या होता है, बड़ी मजे की बात बताता हूं कि जो समुद्र का कई 100 मीटर नीचे गहरा हिस्सा जो होता है, वहां सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, लेकिन वहां भी जीवन होता है। वहां जो मछलियां मिलती है ना, वो मछलियां अपना फूड खुद बना लेती है। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप बोलोगे, आपके एकदम कान खड़े हो गए कि सर तो गलत बोल रहे हैं एकदम, एनिमल तो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। पर सर ने ऐसा कैसे बोल दिया कि कुछ मछलियां ऐसी डिस्कवर की गई हैं जो अपना फूड खुद बना सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं और शुगर को कन्वर्ट करते हैं, शुगर को बनाते हैं। और इन मछलियों के शरीर के अंदर वो बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो फूड को बनाते हैं, और एक्स्ट्रा फूड इस मछली को भी मिलता है और वो सर्वाइव कर जाती है। सोचिए आप, ये लेटेस्ट डिस्कवरी है कि तो साइंटिस्ट जो है वो आश्चर्य में है कि क्या कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जिनके अंदर यदि आप बैक्टीरिया डाल दें तो वो अपना फूड खुद बना पाएंगे स्पेशल कंडीशन के अंदर। ठीक है, ये कोई जनरलाइज थ्योरी नहीं है, ये इतनी सी बात है कि जीवन अपनी राह खुद ढूंढ लेता है। याद रखना कि स्टीफन स्पिलबर्ग की एक मूवी थी जुरासिक पार्क के, उसमें जुरासिक पार्क पार्ट 2 जो है, उसमें वो जो मेन साइंटिस्ट जो मेन व्यक्ति जो जुरासिक पार्क को बनाता है ना, तो वो एक बड़ा अच्छा डायलॉग बोलता है। वो उससे वो पूछता है, एक आदमी पूछता है उससे कि जो डायनासोर हम छोड़ देते आइलैंड पर, वे तो मर गए होंगे क्योंकि उनको हम हमेशा इंजेक्शन दिया करते थे कुछ स्पेसिफिक एमिनो एसिड के, वो तो उनको मिल नहीं पा रहे होंगे, तो कैसे जिंदा बचे होंगे के। तो उसने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट कहा कि याद रखो, जीवन अपनी राह खुद ढूंढ लेता है, जहां कोई राह नहीं होगी वहां भी राह ढूंढ लेगा जीवन। यही लाइफ है और यही जिंदगी है के। तो एडवर्स से एडवर्स कंडीशन में जीवन जो है इवॉल्व करता है, नए तरीके ढूंढता है के। आप सोचिए ना, कौन जानता था कि समुद्र के अंदर गहराइयों में जाकर देखेंगे तो आपको ऐसे जीव मिलेंगे जो अपना फूड खुद बना पा रहे हैं, ऐसी मछलियां देखने मिलेंगी। दुनिया भर के वैज्ञानिक एक बात और कहते हैं कि आने वाले समय में जो भी जीव इवॉल्व होगा समुद्र के अंदर से इवॉल्व होगा और पूरी धरती पर राज करेगा। कितना सच है कितना झूठ हम नहीं जानते हैं, पर कई वैज्ञानिक इस बात का दावा करते हैं कि तो कीमोसिंथेसिस कहां होता है, वो समुद्र के तल में काफी गहराई में अंधेरे में होता है वो प्रोसेस के। देखिए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा, ये वो प्रोड्यूसर होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और इन लाइट का यूज नहीं करते हैं और अपना फूड खुद बनाते हैं। दिस कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर इनसाइड जाइंट ट्यूब वर्म्स। देखिए अब ये एग्जांपल आया कि देयर आर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इनसाइड जाइंट ट्यूब वर्म के। कुछ वर्म्स होते हैं जो समुद्र की गहराइयों में देखने मिलते हैं, कुछ मछलियां देखने मिलती हैं, उनमें आपको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी देखने मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब वो बात हम बाद में करेंगे कि अभी इतना समझ लीजिए आपके कि कीमोसिंथेसिस के प्रोसेस में फर्क इतना सा है कि फोटोसिंथेसिस में आप सनलाइट का इस्तेमाल कर रहे थे, यहां पर आप केमिकल रिएक्शंस में निकलने वाली एनर्जी, रिडॉक्स रिएक्शन की एनर्जी का आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें आप। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। देखिए आप, ठीक है ना, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, कई सारे अकार्बनिक पदार्थ जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे नाइट्रेट हुए, नाइट्राइड हुए, अमोनिया, उनको वो ऑक्सीडाइज करते हैं और उनसे निकलने वाली एनर्जी का इस्तेमाल वो एटीपी को बनाने में करते हैं। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर के। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो प्रकृति में बड़ी मात्रा में होते हैं, जो फूड को खुद नहीं बना सकते हैं। कि बड़ी संख्या में जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर का मतलब होता है दे ग्रो ऑन दी डेड एंड डिके मैटर, ये मृत सड़े गले पदार्थों पर वृद्धि करते हैं। और डिकम्पोजर जो होते हैं वे मिनरल रिसाइकलिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी हमारी धरती पर जो भी कोई एनिमल की डेथ हो गई है, कोई प्लांट का हिस्सा टूट के मर गया है, तो वो अपने आप खत्म कैसे होता है, क्योंकि उसको ऊपर डिकम्पोजर काम करते हैं और वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। तो डिकम्पोजर सबसे इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं बैक्टीरिया और फंजाई।
बैक्टीरिया और फंजाई आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर जो इस प्रकृति की सफाई करते हैं, इस नेचर की सफाई करते हैं। मतलब वे ऑर्गेनिक कंपोनेंट को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं और जो मिनरल की रिसाइकलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ह्यूमन लाइफ में बड़ा गहरा प्रभाव डालते हैं। जैसे हम जब दूध से दही को बनाते हैं कि हम दूध से दही को बनाते हैं तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज करते हैं। दूध से दही का बनना, उसमें जो है वो उसमें क्या होता है? लैक्टोबैसिलस एसिडाई LBA का इस्तेमाल करते हैं हम। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसमें पाए जाते हैं जो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और दही हमारी डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कई एंटीबायोटिक, जैसे हम बात करें कई सारे एंटीबायोटिक, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें यहाँ पे, ठीक, टेट्रासाइक्लिन की बात करें, देयर आर लॉट्स ऑफ एंटीबायोटिक जो हमें बैक्टीरिया से मिलते हैं। और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है वो होते हैं एक्टिनोमाइसिटिस ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं। जो सॉइल बैक्टीरिया, जो मिट्टी के अंदर, जो सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया मिलते हैं ना बेटा, वे बड़ी संख्या में हमको एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट के, लेग्यूमिनेसी फैमिली जो होती है उसको कभी भी खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी जड़ों में, रूट नोड्यूल में आपको राइजोबियम बैक्टीरिया देखने मिलता है। राइजो मतलब होता है रूट, राइजो मतलब होता है रूट, बियम मतलब होता है फूला हुआ मोती के समान के। तो रूट में मोती के समान फूला हुआ रूट नोड्यूल दिखाई पड़ता है, उसमें जो बैक्टीरिया होता है उसे राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। और राइजोबियम बैक्टीरिया का सही नाम होता है बैसिलस रेडिसिकोला के। बैसिलस रेडिसिकोला इज दी रियल नेम ऑफ दी राइजोबियम, ये राइजोबियम का वास्तविक नेम होता है। ठीक है बेटा, क्लियर? तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसीलिए एक पूरा का पूरा 12th क्लास एनसीईआरटी में पूरा का पूरा चैप्टर डिवोटेड इसके ऊपर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग्स, क्रॉप, फार्म एनिमल्स एंड पेट। ठीक है, कुछ बीमारी पैदा भी करते हैं। कॉलरा, विब्रियो कॉलरा से होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है? वॉमिटिंग होती है, लूज मोशंस होते हैं के, और इसमें जो लूज मोशन होता है, जो स्टूल पास होता है, उसमें वो राइस वाटर के साथ, जो चावल उबालने पे जो चावल का माड़ होता है ना, राइस वाटर, उसके समान स्टूल होता है कि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है। और कॉलरा एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, पेशेंट को तुरंत एडमिट करके उसका इलाज शुरू करना पड़ता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, विब्रियो कॉलरा से होता है कि। टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफिस होता है, बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफिस के। टाइफाइड को हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। इसमें आंतों के अंदर जो है वो छाले पड़ जाते हैं, और इंटेस्टाइन जो है वो उसके अंदर छाले पड़ने से जो है वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, और जो भी हम फूड खाते हैं वो बड़ा कष्ट करता है, और हाई ग्रेड फीवर लगातार बना रहता है अटके। तो ये टाइफाइड साल्मोनेला टाइफिस होता है अटके। टिटनेस जो होता है वो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनिस होता है, टिटनेस क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनिस होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जो है रैपिड फायरिंग होती है इलेक्शन पोटेंशियल की, तो व्यक्ति का बॉडी जो है वो टेढ़ा हो जाता है और व्यक्ति मर जाता है, धनुष के समान के। धनुर्वात बोलते हैं बीमारी को हिंदी में। ठीक है, सिट्रस कैंकर इज ए प्लांट डिजीज के, ये सिट्रस कैंकर जेंथोमोनास सिट्रिस की, ये होता है जेंथोमोनास सिट्रिस के। अब देखो बेटा, मैं भी तो नाम याद रखा हूं ना, तो तुमको भी नाम याद रखने पड़ेंगे कि जेंथोमोनास सिट्रिस है, सिट्रस कैंकर होता है, और ये एक प्लांट डिजीज होती है। ऐसी कई सारी बीमारियां जो बैक्टीरिया होती है, आपको उनके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप परफॉर्मेंस एनाउंसमेंट शीट को देखिएगा। ठीक है, लिखा होता ना, वो कभी कभी ऐड आता है कि बाकी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड के, तो मैंने बोल दिया आपसे कि विस्तृत जानकारी के लिए परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट को पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, जिसको आप नहीं पढ़ते हैं, जिसको आप फालतू समझते हैं, वो क्या है? वो है परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट। जिसको पढ़ने का मन ही नहीं करता, वो क्या है? वो है परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट। ऐसा है, एक थप्पड़ मारूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए? हाँ ठीक है, और नहीं तो हम बनाए इधर से शीट तुम्हारे लिए, तुम देखो भी ना उसको खोल के। वाह भाई, चलिए उनके लिए जो नहीं देखते, ठीक है, यदि देखते हो तो बुरा मत मानना यार। ठीक है, चलो, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन के। अब बैक्टीरिया जो, अब देखो, अब ये कहां पे आ गया? एनसीईआरटी बोल रहा है कि अब जल्दी से बात खत्म करते हैं, बहुत लंबा हो गया बैक्टीरिया करते हुए कि कैसे रिप्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया जो है वो फिशन करते हैं। फिशन का मतलब है सिंपली एक बैक्टीरिया जो है वो अपने सर्कुलर डीएनए को डुप्लीकेट करेगा, ठीक है, और दो हिस्सों में वो बढ़ जाएगा, दो हिस्सों में वो बढ़ जाएगा। ठीक है, दो बैक्टीरिया बन गए। ये हो गया सिंपल फिशन के। इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन भी कहते हैं, इसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं, एक से दो में बनता है। ठीक है, बाइनरी फिशन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? जब कभी अनफेवरेबल कंडीशन होती है ना, तो बैक्टीरिया
स्पोर माता है, उस स्पोर को बोलते हैं हम एंडोस्पोर कहते हैं के। तो बैक्टीरिया अपने आसपास थिक वॉल को डेवलप करता है और वो उस एडवर्स कंडीशन को टॉलरेट करने की कोशिश करता है, उसको हम एंडोस्पोर बोलते हैं, ठीक है। और एंडोस्पोर जो होता है, हम आगे जब थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोक बैक्टीरिया को देखेंगे तब बात करेंगे। एंडोस्पोर जो होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं कि ये जो क्लॉस्ट्रिडियम जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं कि। और एंडोस्पोर जो होता है ना वो इतना स्ट्रांग होता है कि 50 साल तक आप एंडोस्पोर को उबालते रहिए। कितना? 50 ईयर्स तक आप एंडोस्पोर को उबालते रहिए, कुछ नहीं होगा उसका। जब आप उबालना बंद करेंगे ना, बैक्टीरिया बाहर निकल आएगा उससे, समझ गए? ठीक। They also reproduce by some sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one vector to another के। अब यहां पर हमें क्या पढ़ेंगे? यहां पर हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको आप जानते हैं ऑलरेडी, मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा चुका हूं। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन के। अब ये एनसीईआरटी में केवल ट्रांसफॉर्मेशन मॉलिक्यूलर बेसिस में दे रखा है बेटा, बाकी दो का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन वो दोनों भी हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी की जो एक लाइन ना, कई बार उसको हमें सिलेबस के समान ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एनसीईआरटी से बाहर जाके थोड़ा पढ़ने में इसलिए डरते हैं क्योंकि हमको लगता है कि क्यों पढ़े एक्स्ट्रा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा बेटा, यदि एग्जाम में टॉप करना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। टेम्पररी कंफर्ट के लिए हम परमानेंट लॉस नहीं कर सकते अपना, इसलिए हमें इन चीजों को भी आगे कवर करना पड़ेगा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा ऐसे बैक्टीरिया होते हैं बेटा जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, दे आर दी सेल वॉललेस ऑर्गेनिज्म के। इनको हम पीपीएलओ भी कहते हैं, इनको हम एमएलओ भी कहते हैं, इनको हम फ्राइड एग कॉलोनी भी कहते हैं, फ्राइड एग कॉलोनी भी कहते हैं, इनको हम बॉटल ऑफ कोका कोला भी कहते हैं, ठीक है। मुझे मालूम है कोका कोला वाला गाना याद आ गया ना, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कई बार ऐसा। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपसे कहा कि ये जो है जो माइकोप्लाज्मा है इनको हम पीपीएलओ कहते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एमएलओ का मतलब है मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म। फ्राइड एग कॉलोनी, इनकी कॉलोनी जो होती है उसका पेरिफेरल हिस्सा अलग होता है, बीच वाला हिस्सा अलग दिखाई पड़ता है, इसलिए इनको फ्राइड एग कॉलोनी भी कहते हैं हम, ठीक है। एंड कोका कोला तू भी होते हैं, क्या होते हैं? माइकोप्लाज्मा के, क्योंकि कोका कोला की बोतल को गौर से देखा आपने, कोका कोला की बोतल अंदर से डार्क होती है और बोतल के बाहर बोतल ट्रांसपेरेंट है, कोक भरा अंदर वो डार्क है, ठीक है। तो मतलब बाहर वाला सरफेस ट्रांसपेरेंट, बीच वाला ओपेक, ठीक है। तो इसलिए इनको हम ये कहते हैं कि फिर इनको हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। अब आप बोलोगे ये प्लांट किंगडम क्यों बोला हमने? क्योंकि पहले इनको प्लांट में शामिल किया था, ठीक है। जोकर तो क्योंकि ये अपना शेप बदल सकते हैं, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती, फिक्स शेप नहीं होता है इनका, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, दे कैन रिप्रोड्यूस एंड ग्रो, के ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा के। और ये कई बीमारियां पैदा कर सकते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में के। तो थोड़ा सा माइकोप्लाज्मा को बेटा हम इन डिटेल में जाके देखेंगे हम, ठीक है ना, ताकि ये तो एनसीईआरटी का माइकोप्लाज्मा है एक लाइन का, हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा तो आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि कम से कम जो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आगे पीछे से आ गया तो बनना चाहिए हमको, है ना। चलिए, ये फिगर 2.3 एनसीईआरटी का है, डिवाइडिंग बैक्टीरिया दिखाई पड़ रहा है आपको, तो पहचान लेना भैया इसको। कई बार एग्जामिनर जो है बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन करता है कोई लड्डू के जैसे कि क्या है बताइए, तो आप समझ जाना ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया है। क्लियर? चलिए, अब यहां पर हम इस लेक्चर को पूरा करते हैं। एक स्टेटमेंट जो लिखा है याद रखना इसको, कि जिंदगी में कभी भूलना नहीं कि ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी, के दुनिया में किसी पर भी जो है वो भरोसा करने से पहले एक बार सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करना बेटा, ठीक है। क्या होता है कि हम हमेशा ढूंढते हैं सफलता बाहर जाके, बाहर के लोगों में। आप जब आप मुझसे भी आप कहते हैं कि सर आपके कारण हम सफल हुए, या XYZ कोचिंग या ABC कोचिंग से हम सफल हुए, तो एक बात याद रखना बेटा के, हम सब जितने लोग हैं ये जरिया मात्र हैं, वी आर जस्ट मैंटर, पाथ बताने वाले लोग हैं के। हम उस ट्रैफिक सिग्नल के समान है जो रेड लाइट मुड़ने की, यहाँ रुको, यहाँ चलो, ठीक है, लेफ्ट मुड़ने का है, राइट जाने का, ये बता रहा है। लेकिन उस पथ पर चलने वाला जो साहसी व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ आप है। एवरी सक्सेस का क्रेडिट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको है। और यदि क्रेडिट सक्सेस का आपको है तो असफलता का
असफलता का जो लेवल है ना वो भी आपके पास ही आएगा। ठीक है, जिंदगी में कभी भी एक बात याद रखना कि सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करना, पूरी दुनिया आप पर भरोसा करेगी। कहीं बाहर नहीं है, सब मन के अंदर है, अंदर छिपा हुआ सब कुछ के। उसके लिए हमें एफर्ट करना है, हमें अपना बेस्ट देना है। कि हम नहीं जानते, हमें नहीं मतलब इस बात से कि पहले की जिंदगी में हमने क्या किया, पहले कितना पढ़ते थे, क्या हुआ, हमारा बैकग्राउंड क्या है, कि क्या होगा, लोग क्या कहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। कि हम अपने बारे में क्या कहते हैं, इसका बड़ा मतलब है। तो पढ़िए, मेहनत कीजिए, अच्छा सोचिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.